गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम ज्योग्राफी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें हमने ज्योग्राफी का जो सबसे बेसिक पार्ट है जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट किया हुआ है। हमने जियोमॉर्फोलॉजी के जो है वो 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक था जियोलॉजिकल टाइम स्केल और सेकंड हमारा टॉपिक था इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अब जो हमारा थर्ड टॉपिक चल रहा है वो है वोल्केनो। इसका भी बहुत सारा पार्ट जो है वो हम कवर कर चुके हैं, लाइक डिफरेंस बिटवीन वोल्केनो एंड वोल्केनिसिटी, मेजर पार्ट्स ऑफ वोल्केनो, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वोल्केनिक इरप्शन एंड व्हाट कम्स आउट ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन, टाइप्स ऑफ वोल्केनो ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, टाइप्स ऑफ वोल्केनो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो था टाइप्स ऑफ वोल्केनो ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन स्टाइल। मीन्स ज्वालामुखी जो उद्गार होता है उसके आधार पर ज्वालामुखी को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। हमने इसके 6 भाग जो है वो देख लिए थे। कौन कौन से भाग थे? सबसे पहले हमने देखा था हवाईयन टाइप ऑफ वोल्केनो, सेकंड स्ट्रम्बोलियन टाइप ऑफ वोल्केनो, थर्ड वल्केनियन टाइप ऑफ वोल्केनो, फोर्थ प्लीनियन टाइप ऑफ वोल्केनो, फिफ्थ पीलियन टाइप ऑफ वोल्केनो एंड सिक्स्थ सर्टेसियन टाइप ऑफ वोल्केनो। इनमें क्या है, जो लावा मतलब जो लावा है बाहर निकल रहा था वोल्केनिक इरप्शन के टाइम में, वो क्या है कि उसकी जो विस्कोसिटी थी वो अलग अलग थी। उस विस्कोसिटी के आधार पर जो ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा था वो भी अलग अलग प्रकार से ही हो रहा था। हमने ये सब डिस्कस कर लिया था। अब हमने जो एक मेन पार्ट इसका कवर किया था, दैट व्हाट कम्स आउट ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन, उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से वोल्केनिक इरप्शन के टाइम वाटर वेपर्स, गैसेस एंड अदर पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स, सॉलिड मटेरियल्स एंड लावा बाहर आता है। मतलब मैग्मा बाहर आता है जो कि बाहर आकर के लावा का रूप ग्रहण कर लेता है। मैंने आपको उसमें कई बार ये कहा था कि जो लावा है वो एसिडिक लावा होता है एंड बेसिक लावा होता है। वहां पे हमने सिर्फ पॉइंट्स में ही पढ़ा था कि एसिडिक लावा और बेसिक लावा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अब हम मेन पॉइंट्स देखेंगे कि एसिडिक लावा और बेसिक लावा के बीच में क्या डिफरेंस होता है और वो होने वाले वोल्केनिक इरप्शन को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो ध्यान से एक मतलब स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, फर्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एसिडिक लावा एंड बेसिक लावा। तो आज का हमारा मेन टॉपिक यही है। एसिडिक लावा किसे कहा जाता है? एसिडिक लावा मतलब इस जो डिवीजन है उसका जो मेन फैक्टर है वो है सिलिका की मात्रा, यानी कि क्वांटिटी ऑफ सिलिका। एसिडिक लावा के अंदर क्या है कि सिलिका की मात्रा हाई होती है। इस सिलिका की मात्रा हाई होने की वजह से जो लावा है वो थिक होता है, मतलब उसकी जो विस्कोसिटी है, उसका गाढ़ापन, उसका जो चिपचिपापन है वो ज्यादा होता है सिलिका की मात्रा के आधार पर। सिलिका की मात्रा हाई मतलब विस्कोसिटी हाई, चिपचिपापन ज्यादा मतलब थिकनेस ज्यादा। ओके, तो इसकी जो विस्कोसिटी है वो हाई होती है बिकॉज ऑफ द सिलिका कंटेंट। अब क्या है, अब अगर इसकी विस्कोसिटी, इसका गाढ़ापन ज्यादा होगा तो क्या है, इसकी स्पीड भी कम होगी, यानी कि फ्लोज स्लो, यानी कि क्या है कि ये बहुत आराम से बहेगा। आराम से बहेगा मतलब वोल्केनिक इरप्शन के बाद में जब मैग्मा लावा अर्थ सरफेस के ऊपर आ गया है तो वो एटमॉस्फेयर के संपर्क में भी आ गया है। एटमॉस्फेयर के संपर्क में आने की वजह से क्या है कि वो ठंडा भी होगा। ये जो एसिडिक लावा है इसकी स्पीड बहुत कम होती है, 15 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड होती है, जिसकी वजह से क्या है कि ये बहुत लंबी दूरी तक प्रवाहित नहीं हो पाता है और जम जाता है। मीन्स ये सोलिडिफाई हो जाता है और सोलिडिफाई होने से पहले क्या है कि ये बहुत अधिक दूरी को तय नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से इससे निर्मित होने वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो शील्ड लाइक हमें दिखाई देता है। शील्ड लाइक स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं अपने टाइप्स ऑफ वोल्केनो में कि किस तरह से एक शील्ड का निर्माण, शील्ड लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है, जिसका जो बेस होता है वो काफी ब्रॉड होता है और उसका जो स्लोप होता है वो काफी जेंटल होता है। स्लोप जेंटल क्यों होता है? क्योंकि लावा बहुत तेज स्पीड से नहीं बहता है, लावा जो है वो बहुत ही कम स्पीड से बहता है। ठीक है, ओके। तो क्या है कि ये बहुत ही फ्लो स्लो, मतलब जो प्रवाहित होने की इसकी स्पीड होती है वो काफी कम होती है, जिसकी वजह से क्या है कि डज नॉट ट्रेवल फॉर, मतलब ये अधिक लंबी दूरी तक प्रवाहित नहीं हो सकता है। ओके, थर्ड इसका पॉइंट आता है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क यानी कि जो सिलिका कंटेंट इसके अंदर ज्यादा है उसकी वजह से क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बन जाता है, एक बहुत ही जटिल संरचना का निर्माण एसिडिक लावा के अंदर हो जाता है। उसी जटिल संरचना की वजह से जो इसकी विस्कोसिटी, इसका गाढ़ापन ज्यादा होता है। देखिए, जो सिलिका कंटेंट है, मतलब एक जो यूनिट होती है उसको टेट्राहेड्रन बोलते हैं।
टेट्राहेड्रल यूनिट्स मिलने से मतलब SiO4 सिलिका मतलब ऑक्सीजन के जो इसके अंदर अणु होते हैं वो 4 होते हैं, जिसकी वजह से एक जो सिलिका है वो 4 ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर के चल रही है, मतलब एक टेट्राहेड्रन है। धीरे धीरे क्या है कि ये सिलिका कंटेंट आपस में एक दूसरे से मिलते रहते हैं, इनके अंदर लिंकिंग होती रहती है और इस लिंकिंग की वजह से मतलब इस लिंकिंग की प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस बोला जाता है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो जाता है और ये स्ट्रोंग बॉन्ड जो है वो इसके मेल्टिंग पॉइंट को, इसके टेम्परेचर को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। देखिए कैसे, आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस वजह से क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का निर्माण हो रहा है, क्योंकि एसिडिक लावा के अंदर सिलिका कंटेंट ज्यादा है। सिलिका कंटेंट ज्यादा होने की वजह से क्या है कि उनके बीच में लिंकिंग होती है। लिंकिंग की प्रोसेस से एक पहले तो एक चेन का निर्माण हो जाता है, जैसे मैंने आपको इसमें दिखा रखा है कि इस तरीके से एक चेन बन जाती है। धीरे धीरे क्या है कि वो लिंकिंग बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से एक 3D नेटवर्क का निर्माण हो जाता है, एक 3D पूरी की पूरी जाल बन जाता है। ठीक है, वो जाल जो है उसकी रिजिडिटी, उसका जो सॉलिड पार्ट है मतलब वो ज्यादा होता है। इसकी वजह से, इसी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क की वजह से क्या है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? पहली बात, मेल्टिंग पॉइंट क्या है कि किसी भी सॉलिड को हमको लिक्विड में चेंज करना है तो हमें क्या है कि उसके टेम्परेचर को बढ़ाना होगा। मतलब हमारा मेन पर्पस क्या है कि जो उसके पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं उनको अलग अलग करना है और उनको अलग अलग करने के लिए हमें उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करना होगा। तो किस टेम्परेचर पर वो सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाता है उसे मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। अब सिलिका कंटेंट ज्यादा होने की वजह से एसिडिक लावा का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि जो सिलिका कंटेंट है वो आपस में बहुत अच्छे से जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच का जो बॉन्ड है वो काफी स्ट्रोंग होता है, रिजिडिटी काफी स्ट्रोंग होती है। इसी वजह से उसको गलाने के लिए हमें अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ओके, एक हम एग्जांपल ले सकते हैं अपने डेली लाइफ में से, जैसे कि आपको एक तो प्लास्टिक को गलाना है और एक दूसरे केस में आपको आयरन को मतलब मेल्ट करना है, तो आपको ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता किस केस में होगी? प्लास्टिक वाले में या फिर आयरन वाले में? ऑफ कोर्स आयरन वाले में होगी, क्योंकि वहां पर जो बॉन्ड है वो काफी स्ट्रोंग है और उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए अधिक से अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, यानी कि उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। यही कंडीशन जो है वो एसिडिक लावा में भी लगती है। एसिडिक लावा मतलब सिलिका की मात्रा ज्यादा, मतलब बॉन्ड ज्यादा, लिंकिंग ज्यादा, एक बहुत बड़े नेटवर्क का निर्माण, एक बहुत बड़े जाल का निर्माण हो जाता है, जिसकी वजह से उस जाल को तोड़ने के लिए, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें टेम्परेचर की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। इसी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी हाई होता है इन द कंपैरिजन ऑफ बेसिक लावा। ओके, रायोलाइट क्या है कि इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है एसिडिक लावा का। एसिडिक लावा मतलब प्योर एसिडिक लावा जो होता है वो रायोलाइट उसे बोला जाता है। ठीक है, तो क्या है कि ये काफी हाई टेम्परेचर पर मेल्ट होते हैं। ओके, अब देखिए एक्सप्लोजन, जो एक्सप्लोसिव इरप्शन आफ्टर लॉन्ग टाइम इंटरवल्स, ध्यान से समझते हैं। जब लावा बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, वो थिक होता है, एटमॉस्फेयर के संपर्क में आते ही वो जम जाता है, तो क्या है वो अधिक दूरी तक फ्लो भी नहीं कर पाता है, तो वो जो लावा है वो उस क्रेटर पर, उस काल्डेरा में, उस वेंट के पास ही जम जाता है, जिसकी वजह से वो एक ब्लॉकेज का निर्माण कर देता है। मैंने आपको पहले बताया था, जैसे क्या है कि अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के ऊपर में एक वेंट है, यानी कि एक छिद्र है जिसमें से क्या है कि वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है। अब वोल्केनिक इरप्शन हुआ, मैग्मा क्या है कि अर्थ सरफेस के ऊपर आ गया, अर्थ सरफेस के ऊपर आते ही वो जम गया। क्यों जम गया? क्योंकि वो बह नहीं पाया, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी, उसका गाढ़ापन शहद की तरह बहुत ज्यादा था। ठीक है, इस वजह से वो बह नहीं पाया, तो वो वहीं पर जम गया। अब क्या है कि जम गया है तो यानी कि उसने एक ब्लॉकेज का निर्माण कर दिया है। अब वेंट पे ही जम गया, तो जिस छिद्र से वोल्केनिक इरप्शन हो रहा था वो वहीं पर जम गया, तो यानी कि उसने एक ब्लॉकेज का निर्माण कर दिया, एक रुकावट के रूप में वो मैग्मा जो है, वो लावा है, वो वहीं पर जम गया। ठीक है, अब क्या है, जो मैग्मा है नीचे से इंटीरियर ऑफ द अर्थ से प्रेशर तो कंटिन्यूसली लगा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर जो गैसेस है वो प्रेशर लगा रही है। जो ग्राउंड वाटर जो कि स्टीम के अंदर चेंज हो गया है बिकॉज ऑफ द कनेक्शन विद मैग्मा, तो वो सभी की सभी चीजें जो है वो प्रेशर लगा रही हैं मैग्मा को बाहर आने के लिए।
ठीक है। अब वो प्रेशर तो कम नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे क्या है, कुछ टाइम इंटरवल हो गया, मतलब वोल्केनिक इरप्शन नहीं हुआ, बट वो गैसेस जो है वो निरंतर प्रेशर लगा रही है, जो कि ट्रैप हो गई है उस जाल के अंदर, मतलब फंस गई है उस जाल के अंदर। वो कंटिन्यूअसली क्या है कि पहले वो बबल्स का निर्माण, गैस बबल्स का निर्माण कर रही है, फिर वो गैस पॉकेट्स का निर्माण कर रही है और प्रेशर को निरंतर बढ़ाती जा रही है। धीरे धीरे जो प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि वो जो ब्लॉकेज लगा हुआ है ऊपर वो सहन नहीं कर पाएगा, तो वो ब्लॉकेज टूट जाएगा। ठीक है। उस ब्लॉकेज के टूटने की वजह से जो इरप्शन होगा वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव होगा, बहुत ज्यादा विस्फोटक होगा, इन द केस ऑफ एसिडिक लावा। ओके। इसके बाद में कौन से लैंडफॉर्म्स का निर्माण जो है वो इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखते हैं। सिंडर कोन वोल्केनो, हमने जो ये देखे थे टाइप्स ऑफ वोल्केनो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, मींस वोल्केनिक इरप्शन के बाद में किस प्रकार की संरचना का निर्माण होता है, तो उसमें हमने सिंडर कोन वोल्केनो, लावा डोम वोल्केनो, स्ट्रोम्बोलियन टाइप ऑफ वोल्केनो, हवाईयन टाइप ऑफ वोल्केनो हमने देख लिए थे, मतलब शील्ड लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण कैसे कैसे होता है। ठीक है, ये हमने देख लिए थे। अब इसमें जो है वो सिंडर कोन वोल्केनो का या फिर लावा डोम वोल्केनो का निर्माण होगा। लावा डोम वोल्केनो का निर्माण इसमें क्यों होगा, क्योंकि जो वोल्केनिक इरप्शन है वो काफी बहुत ज्यादा, मतलब उसके अंदर जो लावा है वो काफी ज्यादा विस्कस है, उसका गाढ़ापन ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या है कि वो वेंट के ऊपर ही एक डोम शेप में जमा हो जाएगा, जिसे कि लावा डोम वोल्केनो के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से क्या है कि उसके अंदर जैसे कि एक वोल्केनिक इरप्शन हुआ, उसके बाद में ब्लॉकेज बन गया, क्योंकि जो लावा है वो वेंट के पास ही जम गया, उसके बाद में थोड़े दिनों बाद में ब्लॉकेज जो है वो टूट गया और फिर जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ, यानी कि पहले वोल्केनिक इरप्शन से एक लेयर का निर्माण जो है वो अर्थ सरफेस के ऊपर हुआ, फिर मतलब कुछ मिनट के बाद में, कुछ सेकंड के बाद में, फिर कुछ दिनों के बाद में ब्लॉकेज के टूटने की वजह से जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ उससे एक दूसरी लेयर का निर्माण भी अर्थ सरफेस के ऊपर हो गया। तो क्या है, इसमें मल्टीपल लेयर्स होती है ऑफ एश एंड लावा, यानी कि यहाँ पर आपको कंपोजिट वोल्केनो का निर्माण भी होता हुआ दिखता है। ओके। अब इसका जो टेम्परेचर है वो 600 से 900 डिग्री सेल्सियस तक है। इसका जो टेम्परेचर है वो कम क्यों है इन द कंपैरिजन ऑफ बेसाल्टिक लावा, जबकि मैंने आपको बोला है कि इस एसिडिक लावा को मेल्ट होने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, फिर भी इसमें जो मैग्मा बाहर आ रहा है उसका टेम्परेचर कम क्यों बताया जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, जब मैग्मा क्या है, बहुत ज्यादा विस्कस मैग्मा होता है क्योंकि सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, अर्थ सरफेस तक आता है तो वो धीरे धीरे आता है क्योंकि वो बह नहीं पा रहा है, क्योंकि उसकी स्पीड जो है वो कम है, क्योंकि वो विस्कस ज्यादा है। इस वजह से क्या है कि अर्थ सरफेस तक आने के लिए उसे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, और जितना ज्यादा टाइम लगता है वो ठंडा होता जाता है। ठीक है, उस ठंडा होने की वजह से जो बाहर आ रहा मैग्मा लावा है उसका टेम्परेचर जो है वो कंपेरेटिवली टू द बेसिक लावा कम होता है। ओके, ये सभी पॉइंट्स जो हमने पढ़े थे एसिडिक लावा के। अब हम देखते हैं कि बेसिक लावा कैसे डिफरेंट है फ्रॉम द एसिडिक लावा। देखिए, सबसे पहला फैक्टर मैंने आपको बता दिया है, कौन सा है, सिलिका, जो कि इस डिफरेंस का मतलब मेन फैक्टर बना हुआ है। बेसिक लावा जो है उसमें सिलिका कंटेंट जो है वो काफी कम होता है, हमने देख लिया है। इसमें जो सिलिका का कंटेंट होगा वो काफी कम होगा, कितना, मतलब 50 to 60% तक होगा, जबकि एसिडिक लावा में क्या है कि वो 111% तक हो सकता है, मतलब 100% से भी वो मतलब प्लस में। तो सिलिका कंटेंट जो है वो इसमें काफी ज्यादा होता है एसिडिक लावा में। बट बेसिक लावा में क्या है कि जो सिलिका कंटेंट है वो काफी कम होता है। सिलिका कंटेंट कम होगा तो सारे के सारे जो मतलब विशेषताएं हैं वो सब की सब चेंज हो जाएंगी, क्योंकि सिलिका की मात्रा कम है, मीन्स जो लावा है वो काफी थिन है। जिस नेटवर्क का, जिस चेन का, जिस जाल का निर्माण एसिडिक लावा में हो रहा था, वैसा कोई भी नेटवर्क जो है आपका बेसिक लावा में नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो सिलिका है, सिलिका यूनिट्स जैसे कि मैंने टेट्राहेड्रल यूनिट्स बताई थी, पॉलीमराइजेशन की जो प्रोसेस बताई थी, वो आपके बेसिक लावा में नहीं हो पा रही है। देखिए, काफी सिंपल स्ट्रक्चर होता है। अब क्या है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो काफी लो होगा। लो क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि जैसे नेटवर्क बनता है, यानी कि बॉन्ड ज्यादा होता है, तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या है कि अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। बट बेसिक लावा में ऐसा कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो सिलिका की मात्रा है वो कम है।
ठीक है। तो उसको मतलब गलाने के लिए यानी कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए हमें कम टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। इसी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो काफी लो होगा। इसकी जो स्पीड है वो फास्ट होगी इन द कंपैरिजन ऑफ एसिडिक लावा। ठीक है, एसिडिक लावा की स्पीड मैंने आपको बता दी थी 15 किलोमीटर पर आवर की होती है, बट क्या है जो बेसिक लावा की स्पीड होगी वो 30 to 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसकी होगी, यानी स्पीड ज्यादा है। स्पीड इसकी ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि ये जो लावा होता है वो काफी पतला होता है, यानी कि एटमॉस्फेयर के संपर्क में आने के बावजूद भी इसकी अधिक स्पीड की वजह से, इसकी अधिक गति की वजह से ये जो लावा है वो बह सकता है। ठीक है, तो ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंस, ये क्या है कि बहुत लंबी दूरी तक बह सकता है। पीसफुल इरप्शन इन द कंपैरिजन ऑफ एसिडिक लावा, इसमें क्या है कि इरप्शन जो होगा वो काफी पीसफुल होगा। ठीक है, इस पीसफुल इरप्शन का इसमें क्या है कि एक्सप्लोसिव इरप्शन हो रहा था, क्योंकि जो लावा है वो काफी विस्कस था। लावा गाढ़ा होने की वजह से क्या है कि लावा एक ब्लॉकेज का निर्माण कर रहा था। कहाँ कर रहा था? जो वेंट ऑन द अर्थ सरफेस था वहां पर कर रहा था, यानी कि वो विस्कस होने की वजह से बह नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वो वेंट पर ही जम गया था। बट थिन लावा, जो बेसिक लावा होता है, उसके अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, उसकी स्पीड ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो बह जाता है और वो वेंट पर जमा नहीं होता है। तो ऐसा जब कोई ब्लॉकेज ही नहीं बन रहा है तो क्या है कि जो इरप्शन होगा वो काफी पीसफुल होगा। मतलब इतना पीसफुल भी नहीं, बट अगर हम कंपेयर करते हैं एसिडिक लावा से तो वो पीसफुल है, क्योंकि एसिडिक लावा में जो इरप्शन हो रहा था वो काफी एक्सप्लोजिव था। देखिए, पीसफुल एंड एफिसिव इरप्शन जो है वो हमें इसमें देखने को मिलते हैं। ओके, इसके बाद में यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगी वो स्ट्रक्चर शील्ड वोल्केनो का निर्माण भी करेगा, यानी कि जो सिंडर कोन वोल्केनो है उनका निर्माण भी करेगा। यहाँ पर क्या है कि कंटिन्यूअस एंड क्वाइट इरप्शन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर हम हवाईयन टाइप ऑफ वोल्केनो का एग्जांपल ले सकते हैं। मींस मैंने आपको बता दिया था कि वोल्केनिक इरप्शन है वो मेन कहाँ पर होते हैं, या तो क्या है कि डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री हो, या तो क्या है कि प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हो, या फिर कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री हो, या फिर जो प्लेट है वो एक दूसरे के पास आ रही हो। जब ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे के पास आती है तो जो ओशियनिक प्लेट है वो काफी हैवी मिनरल से बनी हुई है, जो कि बेसाल्ट से बनी हुई है, जिसकी वजह से क्या है कि वो सबडक्ट कर जाती है बीनीथ द कॉन्टिनेंटल प्लेट। अब उस सबडक्शन की वजह से वो ओशियनिक प्लेट जो कि सॉलिड थी वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर इंटीरियर ऑफ द अर्थ में टेम्परेचर इतना अधिक होता है कि वो सॉलिड स्टेट में नहीं रह सकती है, वो लिक्विड स्टेट में आ जाती है, वो मेल्ट हो जाती है। मेल्ट हो रही है, क्रैक्स का डेवलपमेंट भी हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है वोल्केनिक इरप्शन भी होंगे। बट बेसिक लावा में क्या है कि प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिसकी वजह से अपने आप मैग्मा को बाहर निकलने के लिए क्रैक्स भी मिल रहे हैं, और क्या है कि वो आराम से बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि जो इरप्शन होता है वो काफी एफ्यूसिव टाइप ऑफ इरप्शन होता है। उस एफ्यूसिव टाइप ऑफ इरप्शन की वजह से जो शील्ड वोल्केनो है, मतलब जो कि जिनका स्लोप जो होता है वो काफी जेंटल होता है, ऐसे वोल्केनो का निर्माण जो है वो हमें अर्थ सरफेस पर या फिर ओशियन के अंदर देखने को मिलता है। देखिए, इसमें क्या है, नो अल्टरनेटिंग लेयर्स। जब क्या है कि कंटिन्यूअस इरप्शन होता रहेगा तो मतलब इसमें से लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें कोई टाइम इंटरवल इरप्शन में नहीं हुआ है। इस वजह से हमें किसमें मतलब लेयर्स का डेवलपमेंट, लेयर्स ऑफ एश एंड डस्ट एंड पायरोक्लास्टिक मटेरियल हमें देखने को नहीं मिलती है। अब हम देखते हैं कि इसका जो टेम्परेचर है, मैग्मा का टेम्परेचर, वो मैंने बता रखा है कि 1000 से 1250 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ऐसा क्यों? हालांकि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, इसको गलने के लिए टेम्परेचर की कम आवश्यकता होती है, फिर भी इसका टेम्परेचर हाई क्यों है? मतलब जो मैग्मा बाहर निकल रहा है उसका टेम्परेचर हाई क्यों है? क्योंकि उसको उस मैग्मा चैम्बर से और अर्थ सरफेस तक आने के लिए ज्यादा मतलब उसकी स्पीड ज्यादा थी, क्योंकि वो थिन था तो उसको टाइम ज्यादा नहीं लगा, और टाइम ज्यादा नहीं लगा तो इस वजह से उसका जो टेम्परेचर था वो हाई बना रहा। तो ये जो टेम्परेचर है वो 1000 to 1250 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। आई होप एसिडिक लावा और बेसिक लावा के बीच में क्या डिफरेंस है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस को क्रिएट करते हैं, ये आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम देखते हैं कि